और फिर लास्ट में शर्मा सर ने वापस से अपने पास हैंड ओवर किया और उन्होंने क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए यूपीएससी और एमपीपीएससी कितना कुछ फर्क है? यार यूपीएससी और एमपीपीएससी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसलिए फ़र्क है क्योंकि यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछते कि बहुत मुश्किल होता है दोनों को एक साथ करना, पर यदि आप कर सकते हो कि जैसे पॉलिटी दोनों में सेम है तो दोनों में सेम आप पढ़ लोगे, इकोनॉमी दोनों में सेम है तो इकोनॉमी आप दोनों में पढ़ लोगे। कम टाइम में भी हो सकता है। यार मेरी उम्र भी नहीं हुई थी, मैं 22 साल में ही सिलेक्ट हो गया हूँ। तो मैं दरअसल मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त है और यूपीएससी का कट ऑफ 1 अगस्त होता है, तो मैं एक दिन के कारण अपना फॉर्म नहीं भर पाया था। जैसे एमपीपीएससी में पहला अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी में मेरा दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। आपकी कोई सफलता की कोई ऐसे राज, कोई मंत्र जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो फॉलो करते हैं आप चीज़ें? यार एक तो बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यूटी है मेरे पैटर्न में। मेरा बर्थडे है तो वो भी मैं सेलिब्रेशन नहीं किया प्रॉपर तरीके से। 31 दिसंबर है तो वो भी नहीं। क्या कुछ बदल गया इस सिलेक्शन से आपका? यार बदल तो सब कुछ जाता है। जब मैं सिलेक्ट नहीं था तो मैं माइंड पे एक प्रेशर लेकर चल रहा होता था हर समय। 4 साल तक वो प्रेशर स्टिल मैंने महसूस किया और वो रहा है। कंटिन्यूटी बना के रखो, किसी से भी गाइडेंस लेने में शर्माओ मत। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। भैया जस्ट इंटरव्यू दे के आए, तो भैया से जानेंगे ओवरऑल कैसा क्या प्रश्न पूछे गए, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करिए। क्योंकि जो रिसेंटली सिलेक्टेड हैं, चाहे दीपिका पाटीदार हो, आयशा अंसारी हो या फिर शुभम वर्मा हो, और भी लोगों के वहाँ पे नोट्स और कॉपी वगैरह डाल रखी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अरुण मालवी है और मैं मध्य प्रदेश में आगरमालवा ज़िले का निवासी हूँ। और मैंने 2022 में एमपीपीएससी का पहला इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं जिला आबकारी अधिकारी के रूप में चयनित हूँ। इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी 2024 का भी साक्षात्कार दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 893 है। और ये एमपीपीएससी का मेरा दूसरा इंटरव्यू था अभी। मतलब भैया के नाम काफ़ी कुछ सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं। यूपीएससी में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एमपीपीएससी 2022 है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्टेड है, ठीक है। देन आज हो सकता है कि आज भी डिप्टी कलेक्टर का रैंक लग जाए भैया के साथ में, हमारी शुभकामनाएं। भैया को ऑलरेडी जानता हूं मैं, फिर भी बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने आज भैया बताएंगे। सबसे पहले भैया आप बताइए कि बोर्ड के बारे में, बोर्ड कैसा था और कैसे क्या क्वेश्चन आपसे शुरुआत में पूछे गए? इस बार मेरा माननीय शर्मा सर का बोर्ड था, हालांकि पिछली बार भी यही था। इस बार 4 मेंबर थे और क्योंकि इस बार मैं जिला आबकारी अधिकारी के पद पर चयनित हूँ तो मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो जिला आबकारी अधिकारी से ही पूछे गए थे। एंट्री इस तरीके से हुई थी, जैसे मैं वहाँ पे गया, उसके बाद सर ने पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने नाम बताया। उसके बाद उन्होंने रोल नंबर पूछा, उसके बाद उन्होंने पूछा कि पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं बोला कि सर मेरा दूसरा इंटरव्यू है। तो बोले कि पिछली बार किनका बोर्ड था, तो मैंने बोला सर आप ही का बोर्ड था। फिर उन्होंने नंबर पूछे कितने नंबर आपको मिले थे पिछली बार। इसके बाद फिर उन्होंने आबकारी से शुरुआत की और हिंदी साहित्य मेरा मास्टर्स रहा हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन धो पाटी पड़े हो लला, मन देहू पर छटाक लेहू नहीं, ये किसकी पंक्ति है। घनन के बारे में पूछा, सुजान के बारे में पूछा और हरिओद के बारे में उन्होंने पूछा। तो इस तरीके से पूरा रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर थे उन्होंने, अब मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में हूँ तो हम टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं, तो उन्होंने जीएसटी के ऊपर पूछा कि जीएसटी में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है, लिकर को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है, उसके पीछे क्या रीजंस इसमें शामिल किए जाते हैं। पूरा इनका जो सेकंड मेंबर थे, इनका जो रहा ध्यान वो जीएसटी और इसी पे चलता रहा। जो थर्ड पर्सन थे वो उन्होंने मुझसे हिंदी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे। इसके साथ साथ मैं आबकारी में हूँ तो उन्होंने आबकारी से रिलेटेड कुछ टर्म्स पूछे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है ये सब उन्होंने पूछा। चौथे मेंबर थे, उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, उन्होंने भी आबकारी के ऊपर पूछा था। और अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्होंने वो क्या क्वेश्चन पूछा था। एक टर्म पूछा था जिसमें मैंने उनको सॉरी बोला और फिर लास्ट में शर्मा सर ने वापस से अपने पास हैंड ओवर किया और उन्होंने, क्योंकि मैं आबकारी भी हूँ और हिंदी साहित्य का भी स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने बोला कि मधुशाला किसकी रचना है और कुछ सुना के बताइए आप उसके बारे में। तो मैंने इस तरीके से बताया था। इस तरीके से मेरा इंटरव्यू रहा, लगभग 12 से 15 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू रहा होगा और ओवरऑल ठीक इंटरव्यू था। ओके, डेप में जो चीज़ें आपने फिल की थी ओवरऑल वहीं से प्रश्न बने आपसे? हाँ, डेप से ही कम्प्लीटली मुझसे तो डेप से ही पूछा गया। जैसे आबकारी से पूछा गया, मेरी हॉबी से पूछा गया और मेरा ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था, जैसे उन्होंने मैकियावेली के ऊपर क्वेश्चन पूछे, बिस्मार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे, तो लगभग डेप पे ही था। कुछ भी आउट नहीं, मुझसे कोई करंट अफेयर्स का सवाल नहीं पूछा गया, सब कुछ डेप पे रहा। हॉबी वगैरह? हॉबी से पूछा गया, मैंने हॉबी उसमें लिखी थी तो उस पर उन्होंने पूछा था कि ये ऐसा क्या क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से करते हो, कब करते हो, ये उन्होंने लिखा था। अपना जिला जो आगरमालवा उससे संबंधित?
यार इस बार तो जिला आगरमालवा से कुछ नहीं पूछा, पिछली बार पूछा था बगलामुखी के बारे में पूछा था, माता के बारे में, और सोलर एनर्जी के बारे में पूछा था, पिछली बार पूछा था, इस बार कुछ नहीं पूछा। अच्छा, जी। और कुछ चीज़ें आ रही है ध्यान में आपके जो ना सोचा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जो जवाब नहीं दे पाए आप? नहीं नहीं, सब कुछ वैसे ही पूछा, पर ये है कि मैंने अभी जिला आबकारी अधिकारी को ज्वाइन नहीं किया है, तो उससे बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्होंने सब टर्म्स पूछे कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो वहाँ थोड़ा मतलब ये है कि आप किसी पोस्ट में हो तो उसके ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, उस पोस्ट के ऊपर। ये क्रॉस क्वेश्चन वगैरह हुए? क्रॉस क्वेश्चन नहीं, हमारी तो सामान्य बातचीत ही हो रही थी, मतलब मैं जवाब दे रहा था, वो सुन रहे थे, फिर वापस से वो जवाब देते, तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं, वो एक सामान्य वार्तालाप था। ओके, संतुष्ट लग रहे थे आपसे, आपके जवाब से वो हर एक प्रश्न पे? हर एक प्रश्न पे तो नहीं बोल सकते, पर हाँ लगभग ओवरऑल जो लास्ट में देखने को मिला तो मुझे संतुष्टि है। अब मुझे नहीं पता बोर्ड का किस तरीके से रहा है, पर ओवरऑल मुझे अच्छा लगा देकर। 12 से 15 मिनट तक आपका चला, ठीक है। एवरेज टाइम बोर्ड जो मेंबर रहते हैं सब इक्वली लेते हैं, कम ज़्यादा रहता है, फिर चेयरमैन ज़्यादा लेते हैं टाइम? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जवाब दे रहे हो। जैसे मुझसे लास्ट वाले जो मेंबर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, पर चेयर पर्सन सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो डिपेंड करता है कि किसको इंटरेस्ट आ रहा है आपसे बात करने में, आप किस तरीके से जवाब दे रहे हो, तो ये होता है ऐसा। इंटरव्यू होने से पहले आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था, क्या चीज़ें चल रही थी? थोड़ी तो नर्वसनेस होती है, हालांकि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हूँ, एमपीपीएससी का भी इसके पहले इंटरव्यू दिया हूँ। मुझे लगा था कि इस बार वैसा नहीं होगा, पर थोड़ा सा हल्का हल्का तो आपको लगता ही है, क्योंकि ऐसा होता ना कि आपका कुछ लगा है दाव पे, और जहाँ आप स्टेक होल्डर होते हो वहाँ थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, तो मेरे अंदर भी थी वो, हालांकि मैं उसको कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था। क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए यूपीएससी और एमपीपीएससी, कितना कुछ फ़र्क है? यार यूपीएससी और एमपीपीएससी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसलिए फ़र्क है क्योंकि यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछते कि ये किसकी रचना है या क्या है, वो पूछते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट, कि साहित्य पढ़ते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है, और साहित्य किस तरीके से आप प्रशासनिक सेवा में यूज़ करोगे। तो मुझे दोनों इंटरव्यू दे के ये लगा बेसिकली कि यहाँ फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, फैक्ट पर आधारित चीज़ों को पूछा जाता है, और यूपीएससी में थोड़े कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, और नई क्रिएटिविटी वाले सवाल जो है वो यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। यूपीएससी में वैसे आप क्या बनने वाले हैं अभी? यार एक्सपेक्टिंग है कि मुझे आईपीएस या आईआरएस, इनकम टैक्स से दोनों में से कुछ एक मिले। अभी तक सर्विस एलोकेशन की लिस्ट आई नहीं है, अभी आ जाएगी कुछ दिनों बाद, तो शायद उसमें क्लियर हो जाएगा। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है आपको, आप एक्साइज इंस्पेक्टर भी, जैसा कि आपने बताया यूपीएससी में भी सिलेक्टेड है। अब तैयारी शुरुआत हुई थी आपकी, कैसे क्या तैयारी किया आपने, और यूपीएससी और एमपीपीएससी को दोनों को आपने सिलेक्शन लिया है दोनों चीज़ों में? आपके अलावा और भी कर सकता है ये कारनामा, क्योंकि एस्पिरेंट को लगता है कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी नहीं निकाल सकते, या फिर एमपीपीएससी कर रहे हैं तो यूपीएससी निकालना मुश्किल होता है, और आपने वो करके दिखाया है। मैं तैयारी की बात करें तो मैंने मतलब आफ्टर 12th ही ये सोचा था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं। फिर मैंने 2020 से इसकी तैयारी स्टार्ट की, 2021-22 में मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की अपनी, 2023 में मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा प्री नहीं हुआ। फिर एमपीपीएससी का मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मेरा प्री हो गया था। फिर एमपीपीएससी मुझे सफलता मिली, फिर यूपीएससी में मुझे सफलता मिली। और जब ये बात है कि एमपीपीएससी और यूपीएससी में क्या आपको कैसे मैनेज करोगे आप, दरअसल पूरा खेल जो है ना वो मैनेजमेंट करने का खेल होता है। एमपीपीएससी की अपनी कुछ डिमांड है, एमपीपीएससी की डिमांड को आप समझो कि वो एमपी पूछता है, फैक्ट पूछता है, और उसको प्री की कैसी उसकी प्रकृति है, मेंस की कैसी प्रकृति है, 3 मार्कर है, 5 मार्कर है, 11 मार्कर हमारे टाइम पे है। तो जबकि यूपीएससी में जो होता है वो प्रीलिम्स जो होता है वो कॉन्सेप्ट वाला होता है, उसमें इकोनॉमी का पोर्शन ज़्यादा होता है, पॉलिटी का पोर्शन ज़्यादा होता है, सी सेट जो होता है यूपीएससी में थोड़ा टफ होता है। तो इस तरीके से दोनों एग्जाम की आपको प्रकृति देखनी होती है कि यूपीएससी क्या चाहता है और एमपीपीएससी क्या चाहता है, वो आप समझो और उसके बाद आप प्रिपरेशन करो। हालांकि मतलब मेरे को टाइम मिल गया था प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी के बीच में, कि मैं जब एमपीपीएससी का मेंस दिया तो मेंस जैसे ही दिया उसके बाद मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू कॉल हुआ, यूपीएससी का इंटरव्यू कॉल दिया उसके बाद मेरा एमपीपीएससी का इंटरव्यू कॉल हुआ, तो मुझे बीच बीच में टाइम मिल गया था। पर यदि मैं सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप किसी एक की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसको अच्छे से करो पहले। यदि आप यूपीएससी कर रहे हो तो फिर उसको यूपीएससी करो, यदि आप एमपीपीएससी कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है दोनों को एक साथ करना। पर यदि आप कर सकते हो कि जैसे पॉलिटी दोनों में सेम है तो दोनों में सेम आप पढ़ लोगे, इकोनॉमी दोनों में सेम है तो इकोनॉमी आप दोनों में पढ़ लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी फैक्चुअल है और यूपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एग्जाम है। ये लगभग कितना टाइम लगा था आपको तैयारी करने में? या 4 साल तो हो ही गया लगभग। हाँ 4 साल हो गया, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं।
एक लगता है नॉर्मल इतना टाइम तो कम टाइम में भी हो सकता है। यार मेरी उम्र भी नहीं हुई थी, मैं 22 साल में ही सिलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा। तो मैं दरअसल मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त है और यूपीएससी का कट ऑफ 1 अगस्त होता है। तो मैं एक दिन के कारण अपना फॉर्म नहीं भर पाया था यूपीएससी में। हाँ। तो जब मैंने पहला फॉर्म भरा तो उसी में मैं, जैसे एमपीपीएससी में पहला अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी में मेरा दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि मुझे सही समय पे, मैं अभी 25 साल का भी हूँ, तो मुझे लगता है कि सही समय पर मुझे चीज़ें मिल गई है। आपकी कोई सफलता की कोई ऐसे राज, कोई मंत्र जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो फॉलो करते हैं आप चीज़ें? यार एक तो बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यूटी है मेरे पैटर्न में। मतलब मैं जैसे 4 साल बताया ना, तो 4 साल से ही मैं लगातार बैठा हूँ, अपनी लाइब्रेरी में बैठा हूँ। और इसके अलावा जैसे मेरा बर्थडे है तो वो भी मैं सेलिब्रेशन नहीं किया प्रॉपर तरीके से। 31 दिसंबर है तो वो भी नहीं। पर ये था लगभग कि सब कुछ कंटिन्यूटी के साथ चले। फिर ये कि कंटिन्यूटी और मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको एक गाइडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जहाँ जहाँ दिक्कत होती थी, मान लो कि मुझे निबंध में दिक्कत हो रही, तो कोई अच्छा निबंध लिखने वाला व्यक्ति है तो मैं उससे मिलूंगा और बात करूंगा कि आप कैसे नंबर लाते हो। अच्छा, कोई प्रीलिम्स का मास्टर्स है तो उससे आप पूछ सकते हो कि यार आप बार बार प्री कैसे निकालते हो। इंटरव्यू में जैसे है तो किसी ने इंटरव्यू दे रखा तो उससे पूछना होता है। तो मैं पूछने में यकीन रखता हूँ, कंटिन्यूटी और मेहनत करने में यकीन रखता हूँ, और पॉजिटिव अप्रोच रखो आप, तो चीज़ें हो जाती है। अच्छा, कुछ और चीज़ें बात कर लें हम नोट्स की बात करें। नोट्स बनाए थे आपने, और क्या तरीका रहना चाहिए? ज़्यादातर लोग नोट्स बनाने की दिक्कत चल रही है कि नोट्स नहीं बना पाते हैं। क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है? और है इम्पोर्टेंट तो क्या रोल रहता है नोट्स का? यार नोट्स तो बना लो किसी किसी सब्जेक्ट का जिसमें तुमको ज़्यादा दिक्कत हो। जैसे मुझे कंप्यूटर वाले पोर्शन पे लगता था एमपीपीएससी में कि यार इसके नोट्स बना लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में उसको जस्ट पढ़ो और फिर आप उसको लिख दो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसके आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। जैसे मेरे को हिस्ट्री वाले पोर्शन में कुछ कुछ चैप्टर जो थे वो एनसीईआरटी में ऐसे मिल गए थे, लुसेंट में मुझे वैसे के वैसे मिल गए थे, साइंस एंड टेक में मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में रख पाते हो और किस चीज़ को आप भूल जाते हो। जिस चीज़ को आप भूल रहे हो बार बार, उसके आपको नोट्स बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नोट्स बना लेना चाहिए उन सब्जेक्ट को जिनको आप भूल जाते हो बार बार, क्योंकि लास्ट में आपको जो रिवीजन करना होता है। जैसे मैं इंटरव्यू के पहले आया अभी, तो मैंने जो इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी तो वही नोट्स मैंने पढ़ लिया और उससे मेरा काम हो गया। यूपीएससी में भी ऐसे ही, एमपीपीएससी के मेंस में भी ऐसे ही कि आपके नोट्स बने हुए हैं, तो लास्ट में आप जब वो बीच का टाइम होता है, जैसे आप टेस्ट दे रहे हो तब, या फिर रियल एग्ज़ाम चल रहा है तो एक दिन का टाइम मिलेगा, शाम को आप उसको रिवीजन कर लो, तो वो दिमाग में एक बार गो थ्रू हो जाता है ना, तो रिकॉल हो जाती है वापस से चीज़ें। तो नोट्स बना लेना चाहिए। अच्छा, यूपीएससी के इंटरव्यू में और एमपीपीएससी के इंटरव्यू में कुछ सिमिलर चीज़ें हुई आपके साथ? सिमिलरिटीज तो यार, जैसे मैंने हॉबी जो लिखी थी दोनों में सेम थी, तो हॉबी पे क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। वहाँ भी हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल है तो उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी में मैं मध्य प्रदेश का नागरिक के रूप में जाता हूँ, तो वहाँ से मुझे ओवरऑल मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मध्य प्रदेश में टूरिज्म को कैसे बढ़ाओगे, मध्य प्रदेश में इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे करोगे। पर जब मैं एमपीपीएससी का इंटरव्यू देता हूँ तो मैं यहाँ आगर मालवा जिले का एक निवासी के रूप में जाता हूँ, तो वो मेरे जिले से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो इस तरीके से दोनों की अपनी अपनी प्रकृति है। मेरा जो डेप्थ में सिमिलर चीज़ें उन पर सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। पिछली बार भी पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया, इस बार भी पूछा गया है। तो डेप्थ पे जो आप लिखोगे उस पर क्वेश्चन आपके आते हैं। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रिसेंटली जो भी पोस्ट वगैरह आते हैं, उनसे वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं? हाँ, दरअसल स्वाभाविक भी है, जेन्युइन भी है, क्योंकि आप किसी ओहदे पे बैठे हो तो आपको वहाँ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि आपका डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो वो जेन्युइन सी बात है, वो आप उसके एक पार्ट बन चुके हो ना उस डिपार्टमेंट के, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हो। इस जर्नी के दौरान आपके कोई ऐसे मोमेंट जो आपको यादगार हो, जो शेयर करना चाहिए कि वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ख़ास थे और उन्हीं की वजह से आज मैं सिलेक्टेड हूँ, आज वापस से इंटरव्यू देने आया हूँ, और हो सकता है कि आज भी फिर मैं वापस से एमपीपीएससी में सिलेक्ट हूँ, डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ? हाँ, ऐसे बहुत सारे मोमेंट रहे। जैसे मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया में सिलेक्शन हुआ और जामिया आरसीए में मुझे यूपीएससी की तैयारी करने का मौका मिला। इसके साथ साथ मेरे दोस्त मेरे को बहुत अच्छे मिले, जैसे निकिता शर्मा है, दिलशाद है, अनिकेत है, आयुषी है। ये लोग ऐसा है कि पढ़ाई में तो हेल्प करते करते हैं, मॉरली भी आपको सपोर्ट करते हैं जब आप डिमोटिव होते हो। तो यार मुझे लगता है कि यार मुझे एक माहौल अच्छा मिल गया जामिया में, मुझे दोस्त अच्छे मिल गए, मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली मेरे लिए सपोर्टिव रही। यही सब रीजन और यही सब फैक्टर मिलके हमारे सिलेक्शन के पीछे एक कारण बनते हैं। यही सब रहा इसमें, अपने दोस्तों के बीच में, और दोस्तों का जो सपोर्ट जिस टाइम पे मुझे मिलना चाहिए था उस टाइम पे मुझे सपोर्ट मिला उनका। तो यही मेरे लिए सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट
अच्छा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, चाहे एमपीपीएससी में हो, यूपीएससी में हो, हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी में रिजल्ट आया, क्या पहले लग रहा था आपको कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी में? नहीं यार, यूपीएससी में नहीं लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये पता था कि यार मेंस ठीक लिखा है, इंटरव्यू ठीक ही गया है, अब सिलेक्शन होना या नहीं होना ये भगवान के हाथों में। मेरा जो काम था मैंने वो किया था, और मुझे नहीं पता था कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जब वो पीडीएफ मैंने देखी तो मेरा फॉर्चूनेट लिस्ट में नाम था, तो उसके बाद फिर सब अच्छा रहा। आपने यूपीएससी दिया, तो यूपीएससी के अनुसार एमपीपीएससी में कोई बदलाव होना चाहिए? यार एक बदलाव यदि बात करें तो वो ये हो सकता है कि टाइम टू टाइम चीजें करवानी चाहिए। यूपीएससी का अपना फिक्स कैलेंडर है, मतलब प्रीलिम्स की एग्जाम या प्रीलिम्स के फॉर्म से लेके तो लबासने की ट्रेनिंग तक का उसका फिक्स होता है कि इतनी डेट से ये स्टार्ट होता है, इतनी डेट को ये खत्म होने वाला होता है, और वो प्रॉपर अपना रिसोर्स का इस्तेमाल करके उस काम को करती भी है। पर एमपीपीएससी में जैसे मैं ही 22 का दिया था, तो मेरा एक बार पोस्टपोन हुआ, 2 बार पोस्टपोन हुआ, 3 बार पोस्टपोन हुआ, तो ऐसे पोस्टपोन होती चीजें। मैं 2022 में 21 मई 2023 को मैंने अपना प्रीलिम्स दिया था एमपीपीएससी का। 2025 में मेरा रिजल्ट आया है, मतलब लगभग 2.5 साल 3 साल रिजल्ट आने में ही लग रहा है। तो फिर अब ज्वाइनिंग भी नहीं हुई अभी तक, 7 महीने ज्वाइनिंग में हो गया है, तो फिर प्रोसेस लंबी खिंच जाती है। मुझे लगता है कि इसको काम करोगे तो जैसे जो कंपटीशन भी बढ़ता है ना, जैसे मैं सिलेक्ट हो जाता या फिर मैं ज्वाइन कर लेता, तो फिर वो है कि आपकी कंटिन्यूटी आती रहती है उसमें, आप वापस से बार बार ट्राई भी नहीं करते। जो सिलेक्ट हो गए कम से कम उनका इस तरीके से हो सकता है। क्या कुछ बदल गया इस सिलेक्शन से आपका? हाँ, बदल तो सब कुछ जाता है, मतलब सब कुछ बदल जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप सोसाइटी में आपकी रेस्पेक्ट होने लगती है, और आप सबसे बड़ी चीज जो होता है ना वो मेंटल लेवल पर होती है। जब मैं सिलेक्ट नहीं था तो मैं माइंड पे एक प्रेशर लेकर चल रहा होता था हर समय। 4 साल तक वो प्रेशर स्टिल मैंने महसूस किया है और वो रहा है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पता नहीं क्या ऐसा होता है कि एक सर से कुछ हल्का हल्का लगने लगता है, कुछ जैसे बोझ, जो बहुत बड़ा बोझ हो वो निकल जाता है। फिर एक परिवर्तन ये होता है कि फैमिली के लेवल पे मेरे पेरेंट्स जो है वो, मतलब ऐसा मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे सिलेक्शन के बाद तुम्हारे पेरेंट्स की उम्र जो है वो 5 साल 10 साल बढ़ चुकी है। तो जो उनकी पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स की खुशी होती है वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यही सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं इसमें। चलिए, और कुछ सजेशन भैया? एंड करते, काफी लंबा हो गया, क्योंकि आपके साथ अलग पॉडकास्ट करना था बट वो हो नहीं पाया, तो अभी इसलिए लंबा खींचा मैंने कि सारी चीजें, ज्यादातर चीजें कवर हो जाए, ताकि जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है उनको भी कहीं ना कहीं चीजें फायदा हो जाए, क्योंकि आप इस फील्ड में माहिर हो गए हैं, मुझे जहां तक है, क्योंकि सिलेक्टेड है, फिर वापस से इंटरव्यू है। जैसे आपका जो भी जैसे इंटरव्यू है किसी का, तो आपका डेफ जो है उसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। और जो लोग प्रीलिम्स मेंस इसमें लगे हुए हैं वो ये कीजिए कि कंटिन्यूटी बना के रखिए अपनी पढ़ाई में, खुद के प्रति ईमानदार रहो, अच्छे से मेहनत करो, और जो भी आपके डिस्ट्रक्शन वाली चीजें है उनसे कम से कम आप दूर रहने की कोशिश करो। साथ ही साथ में आपको, यदि जैसे किसी को लंबा समय हो गया तो उसको फिजिकल हेल्थ पे भी, अपने हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। कंटिन्यूटी बना के रखो, किसी से भी गाइडेंस लेने में शर्माओ मत। सही है। कि अभी आपको कोई किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप उसके पास जाओ और वहां से आप सीख के आओ। इसी तरीके से आपको सफलता मिल सकती है, अच्छा गाइडेंस मिल जाए और आप मेहनत करते रहो तो चीजें आसान हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है, बेस्ट विशेष भैया, थैंक यू। और उम्मीद है कि इस बार डिप्टी कलेक्टर का रैंक और लग जाए आपके प्रोफाइल पे। भले आप यूपीएससी ज्वाइन तो करेंगे, बट फिर भी एक रैंक लगना अपने आप में एक होता है कि चलो मैं इंटरव्यू दे के आया तो मेरी एक और सिलेक्शन का मेरे ऊपर ये लग गया। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। सारी चीजें कोशिश की थी कि बहुत सारी चीजें कवर करने की। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करो तो आप भैया से सीख सकते हो, एमपीपीएससी की भी कर रहे हो तो वो भी सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बात करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि भैया का इंटरव्यू लिया तो कोशिश करूंगा कि भैया से कुछ नोट्स, टेस्ट कॉपीज वगैरह लेके आपको शेयर कर दूंगा, तो देख सकते हो आप कि किस टाइप से आप उन्होंने नोट्स बनाए थे। मीडियम क्या वैसे आपको भैया? हिंदी में। भैया का हिंदी मीडियम है। सबसे बड़ी बात यह कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लेना एक अहम भूमिका होती है, एक बहुत मुश्किल से चीजें होती है हिंदी मीडियम में, नहीं? उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूले, कोशिश करेंगे अगले इंटरव्यू में कवर करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।